आज हम लोग का अकाउंटेंसी का 3rd क्लास है और ये भी थ्योरी होने वाला है। लोग हम बताए थे ना कि कुछ क्लासेस अकाउंट्स का थ्योरी आएगा 3-4 क्लास, तो 2 थ्योरेटिकल क्लास की है। बट ये सब थ्योरी ऐसा नहीं है जिसको आप स्किप कर सकते हैं कि स्किप करके सर डायरेक्ट सम्स से स्टार्ट करेंगे, नहीं समझ में आएगा सम्स। फिर ये सब थ्योरी को समझना इम्पॉर्टेंट है। तो आज जो 3rd चैप्टर हम लोग अकाउंट्स का करने वाले हैं, इस चैप्टर का नाम है थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटेंसी। थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। देखो, अकाउंटिंग जो है बहुत सारा प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड है। हम लोग जो अकाउंट्स बनाते हैं, अकाउंटिंग करते हैं, ये सब बहुत सारा अजम्पशंस या कॉन्सेप्ट्स या प्रिंसिपल्स, ये सब के ऊपर क्या है, बेस्ड है। तो आज जो है हम लोग वो सब अकाउंटिंग प्रिंसिपल या अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, अकाउंटिंग अजम्पशंस, इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है, सबसे पहले तो ये समझना है व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल का मतलब होता है जनरल लॉ जो तुम अकाउंटिंग करने के वक्त प्रैक्टिस करते हो, अकाउंटिंग करने के वक्त फॉलो करते हो, उसको बोला जाता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है, अब कितना प्रिंसिपल है अकाउंटेंसी का, अकाउंटिंग प्रिंसिपल का क्या क्या है, चलो तो हम लोग लाइन से पहले लिख लेते हैं, उसके बाद एक एक करके उसको डिफाइन करेंगे। पहला है तो देखो, टोटल 10 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हम लोग लिखे हैं। ये 10 अकाउंटिंग प्रिंसिपल को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर है? 10 अकाउंटिंग प्रिंसिपल लिखा हुआ है, 10 अकाउंटिंग प्रिंसिपल को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहला प्रिंसिपल से, जो कि है बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल का क्या मतलब है? बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल का मतलब ये होता है कि ओनर और बिजनेस 2 अलग अलग आइडेंटिटी है। मालिक और उसका बिजनेस 2 अलग अलग आइडेंटिटी है। जब हम अकाउंटिंग कर रहे हैं तो हम ओनर के पर्सपेक्टिव से नहीं करेंगे, हम बिजनेस के पर्सपेक्टिव से करेंगे। क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल, ओनर अगर बिजनेस में कुछ पैसा दे रहा है तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पैसा आ रहा है, बट ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो पैसा उसके पास से जा रहा है। तो हम किसका पॉइंट ऑफ व्यू पकड़ेंगे? बिजनेस का, कि पैसा आया। समझ में आया मेरा बात? तुम ओनर हो, तुम मालिक हो। मान लो ये एक बड़ा सा बिजनेस है, ये घर जो है एक कारखाना है और ये कारखाना का हम मालिक है। अब अकाउंटिंग, तुम यहाँ के अकाउंटेंट हो, हम 10 लाख रुपया कारखाना में डाले, तो तुम अकाउंटिंग जो करोगे तो क्या लिखोगे इसमें कि 10 लाख रुपया आया या गया। अब तुम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कि यार ये तो पैसा दिए, हम ना दिए, बिजनेस में तो आया है। तो तुम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पैसा आया है तो तुम लिख दोगे पैसा आया है। तो यही बोला गया बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग सेपरेट आइडेंटिटी है। आप जब अकाउंटिंग कर रहे हैं तो आप बिजनेस के पर्सपेक्टिव से करिएगा, ओनर के पर्सपेक्टिव से, प्रोप्राइटर के पर्सपेक्टिव से नहीं करिएगा। क्लियर? पहला पॉइंट। दूसरा में आते हैं हम लोग मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स दैट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स। हम लोग किए ना इवेंट और ट्रांजैक्शन। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट में वो बोला गया है हर वो ट्रांजैक्शन जिसको मनी के टर्म्स में मेजर किया जा सकता है, सिर्फ उसी को बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। जिसको मनी के टर्म्स में मेजर नहीं किया जा सकता है उसको बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जैसे कि ओनर जो है बीमार पड़ गया, तो अब उसका बीमारी को तुम पैसा में तोल थोड़ी सकते हो, ये एक इवेंट हुआ, बट इसको तुम पैसा में तोल नहीं सकते हो, इसको रिकॉर्ड नहीं करोगे। सैलरी दिए तो सैलरी को पैसा में कैलकुलेट किया जा सकता है, भाई कितना दिए, तो इसको तुम रिकॉर्ड करोगे। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट या मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल का मतलब होता है ऑल द प्रिंसिपल दैट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, जिसको रुपया में कैलकुलेशन किया जा सकता है उसको रिकॉर्ड करेंगे, जिसको पैसा में कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्लियर हो गया दूसरा प्रिंसिपल? समझ में आया ना सिजरत? चलो तीसरा,
अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल का मतलब होता है, अब मान लो हम बिजनेस स्टार्ट किए, बिजनेस चल रहा है सालों साल कमा रहे हैं, घाटा हो रहा है, कमा रहे हैं, घाटा हो रहा है, ये तो चल रहा है, तो हम जिंदगी भर अकाउंटिंग करते रहेंगे, यस करते रहेंगे, लेकिन ये लाइफ को, बिजनेस का लाइफ को एक स्मॉल पीरियड में ब्रेक किया जाता है, जिसको जनरली बोला जाता है ईयर। हर साल में तुम कैलकुलेट करोगे प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, हर साल में तुम कैलकुलेट करोगे प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ। ये जो ईयर में ब्रेक किया गया है पूरा बिजनेस का लाइफ को, इस ब्रेकेज को बोला जाता है अकाउंटिंग पीरियड। जिस पीरियड में तुम अपना अकाउंट को समेटोगे, पूरा कैलकुलेट करोगे प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद और अकाउंटिंग नहीं करना है। हाँ सर करना है ना, फिर से नया तरीका से। समझ में आया, क्लियर हुआ पॉइंट। अभी जैसे कि फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ, अकाउंटिंग स्टार्ट किया नया तरीका से, पूरा न्यू। 31 मार्च हुआ, अकाउंटिंग क्लोज, जो प्रॉफिट लॉस हुआ क्लोज कर दिए, फिर 1 अप्रैल से नया साल का अकाउंटिंग। समझ में आया। तो ये जो ईयर है इसको बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। समझ में आया। अदरवाइज हम सिर्फ रिकॉर्ड करते जा रहे तो वैसे तो नहीं चलेगा ना, कुछ तो होगा ना। ईयर हो गया, मंथ हो गया, क्वार्टर हो गया, जिसमें तुम अपना लाइफ ऑफ दी बिजनेस को ब्रेक कर रहे हो स्मॉलर पार्ट्स में। नेक्स्ट आता है फुल जो भी नहीं समझ में आएगा पूछना है, सर ये वाला क्या फिर से बताइए, नहीं समझ में आया, ठीक है। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल में बोला गया है कि देयर शुड बी कंप्लीट एंड अंडरस्टैंडेबल रिपोर्टिंग ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ द बिजनेस। बोला गया है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल का मतलब जितना भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है सबको आपको बुक्स में दिखाना पड़ेगा। ये नहीं है प्रॉफिट दिखा दे रहे हो, लॉस छुपा ले रहे, नहीं। प्रॉफिट हो, लॉस हो, कुछ भी हो, इनकम हो, एक्सपेंस हो, सब चीज़ को फुली डिस्क्लोज करना पड़ेगा। क्यों? अगर आप छिपाइएगा तो ये गलत हो जाएगा, प्रिंसिपल के अगेंस्ट काम कर रहे। समझ में आ रहा है। फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट का मतलब होता है आपका ऑर्गेनाइजेशन का जितना भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है आप उसको पूरा तरीका से शो करिए। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, मालिक का किसके साथ क्या झमेला हो रहा है, क्या रिलेशन है, नहीं है, इससे बिजनेस को कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ फाइनेंशियल एस्पेक्ट को फुली डिस्क्लोज करना है। क्लियर हो गया पॉइंट। नेक्स्ट है मटीरियलिटी प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल का मतलब है एन आइटम शुड बी रिगार्डेड एज मटीरियल इफ देयर इज अ रीजन टू बिलीव दैट नॉलेज ऑफ इट वुड इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ द इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर। अब देखो मटीरियलिटी प्रिंसिपल में बोला गया हर वो इंफॉर्मेशन जिससे लोग अपना इन्वेस्टर अपना डिसीजन चेंज कर सकता है उसको आपको शो करना पड़ेगा। क्या मतलब है? मेरा बिजनेस के ऊपर 1 करोड़ का कर्जा है, ये मटीरियलिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बोला गया ये 1 करोड़ का कर्जा को आपको बताना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर हम आपको बोलेंगे भाई आप मेरा पार्टनर बनिए, मेरा बिजनेस में पैसा लगाइए, तो अगर आपको ये बात पता चल जाएगा कि इस बिजनेस के ऊपर 1 करोड़ का कर्जा है तो आप लगाइएगा, आप सोचिएगा लगाने से। तो जो बात जिससे इन्वेस्टर का डिसीजन इन्फ्लुएंस हो सकता है उसको बोला जाता है मटीरियलिटी प्रिंसिपल। आपको पता चला कि मालिक का 3 बेटा है, आप तो बताए नहीं पैसा लेने से पहले आपका 3 बेटा है, तो भाई मेरा 3 बेटा रहे या मेरा 3 बीवी रहे, उससे आपको क्या लेना देना, उससे बिजनेस को कोई लेना देना है नहीं। तो वो इंफॉर्मेशन जिससे इन्वेस्टर अपना डिसीजन को इन्फ्लुएंस करता है, हो सकता है, उसको बोलते हैं मटीरियलिटी प्रिंसिपल। वो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। समझ में आया बात? क्लियर हो गया। नेक्स्ट है कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल में बोला गया है अगर आपका कोई प्रॉफिट होने वाला है, आपको लग रहा है कि प्रॉफिट होने वाला है, आप उसको रिकॉर्ड मत कीजिए क्योंकि वो हुआ है क्या अभी। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि लॉसेस होने वाला है तो आप उसको रिकॉर्ड कर लीजिए। इसको बोलते हैं कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल या प्रूडेंस प्रिंसिपल। क्या मतलब है इसका? अगर आपको लग रहा है कुछ प्रॉफिट होने वाला है तो जब तक हो नहीं जाए उसको रिकॉर्ड मत कीजिए। बट अगर आपको लग रहा है कुछ लॉस होने वाला है तो होने से पहले उसको रिकॉर्ड कर लीजिए। हम लोग ऐसा करते हैं ना, हम लोग नहीं करते। कहीं घूमने गए तो तुमको लग रहा है यार वहाँ पे खर्चा जो है 100 रुपया नहीं होगा, 50 रुपया होगा, लेकिन तुम क्या 50 रुपया घर से लेके निकलते हो? बोलते नहीं बाबा 100 रुपया लेके निकल रहे, बच जाएगा तो अच्छा है, वापस आ जाएंगे।
बट अगर तुमको पता है कि 100 रुपये का वहाँ खर्चा है, तुमको उड़ता उड़ता खबर आया कि यार लग रहा है अब 150 हो गया वहाँ का टिकट, तो तुम क्या 100 ही रुपये लेके निकलोगे घर से? 150 लेके निकलोगे कि वहाँ अगर पहुँच गए तो 50 रुपये किससे भीख मांगेंगे? उससे अच्छा लेकर चलो। तो यही बोला गया कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल में, लॉसेस को पहले से रिकॉर्ड कर लो, अगर नहीं हुआ तो अच्छा है भाई, नहीं हुआ, लेकिन प्रॉफिट को पहले से अज्यूम मत करो, क्योंकि अगर नहीं हुआ तो तुमको तकलीफ होगा, वो नुकसान हो सकता है। समझ में आया बात? क्लियर हो गया पॉइंट कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल का मतलब। नेक्स्ट है हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल का मतलब है आप एसेट को जो कॉस्ट में परचेज कर रहे हैं उस कॉस्ट को रिकॉर्ड करिए। मान लो हम ये घर खरीदे 5 लाख में, 3 साल बाद इसका वैल्यू हो गया 10 लाख, तो हम बुक्स में 10 लाख नहीं लिखेंगे, हम कितना में खरीदे, हम कितना में खरीदे थे, तो हम रिकॉर्ड करेंगे 5 लाख। इसी को बोला गया हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट प्राइस को रिकॉर्ड करिए आप। मैचिंग प्रिंसिपल का मतलब क्या है? मैचिंग प्रिंसिपल का मतलब होता है एक साल का, एक अकाउंटिंग पीरियड का एक्सपेंस और उसका इनकम को आपको मैच करवाना पड़ेगा। Important objective is to determine the profit. It is necessary to match revenue of the period with the expenses. तुमको अगर प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट कैसे निकालोगे? इनकम और एक्सपेंस को कंपेयर करके, मैच करके। तो मैचिंग प्रिंसिपल में बोला गया आपको एक पर्टिकुलर पीरियड का इनकम को उस पर्टिकुलर पीरियड के एक्सपेंस के साथ मैच करना है। 2022 में जो कमाए हैं उस कमाई को 2022 के खर्च के साथ मैच करना है, 2023 के खर्च के साथ मैच नहीं करना है, तभी आपका करेक्ट प्रॉफिट या लॉस निकल पाएगा। क्लियर पॉइंट। नेक्स्ट आता है डुअल कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल। जितना भी एंट्रीज हम लोग करते हैं, जब हम लोग जर्नल करेंगे, सबका डबल साइड रहता है, एक रहता है डेबिट, एक रहता है क्रेडिट। हर ट्रांजैक्शन का डुअल एस्पेक्ट, एक डेबिट होगा और एक, ऐसे कभी नहीं होगा कि कुछ डेबिट होगी और क्रेडिट में कुछ नहीं है, या क्रेडिट हो गया डेबिट में कुछ नहीं है, ऐसा नहीं होगा। रेवेन्यू रिकग्निशन प्रिंसिपल। रेवेन्यू रिकग्निशन प्रिंसिपल का मतलब बोला गया है रेवेन्यू इज कंसिडर्ड टू हैव बीन रियलाइज्ड व्हेन अ ट्रांजैक्शन हैज बीन एंटर्ड एंड द ऑब्लिगेशन टू रिसीव द अमाउंट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड। क्या मतलब है इसका? रेवेन्यू रिकग्निशन का मतलब होता है जैसे ही तुम कोई ट्रांजैक्शन किए तो तुमको पैसा मिले या नहीं मिले, तुमको उसको रिकॉर्ड कर लेना है। मेरा दुकान है, स्टोर है, तुम बोले मार्कर चाहिए, एक मार्कर दिए, तुम खरीद के ले गए, बोले पैसा बाद में दे देंगे, तो क्या हम इसको सेल रिकॉर्ड करेंगे? यस, हम सेल रिकॉर्ड करेंगे। क्यों? माल तो बिक गया, पैसा आज ना कल तो आ ही जाएगा। समझ में आया बात? तो रेवेन्यू रिकग्निशन कॉन्सेप्ट का मतलब होता है जब जो ट्रांजैक्शन होता है उसको उसी वक्त रिकॉर्ड करेंगे, भले पैसा उस वक्त आपको मिले या ना मिले। क्लियर पॉइंट। समझ में आ गया? 10 ट्रांजैक्शन को एकदम हम नॉर्मल लैंग्वेज में बता दिए। बुक का लैंग्वेज में क्यों नहीं बताया? क्योंकि आपको 5 मार्क्स वाला आंसर इसमें नहीं लिखना है, आपको 2 मार्क्स वाला इसमें आंसर लिखना है, 1 मार्क्स वाला आंसर लिखना है। तो 1-2 लाइन का जो नोट्स देंगे उससे उसका काम हो जाएगा। मेन इंपॉर्टेंट क्या है? समझना, उसको हिंदी, बांग्ला, उर्दू में समझना। क्लियर हो गया? चलो अब आते हैं हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में। एक ही बुक खरीद लो ना, वो बासु एंड दत्ता, वो किसका बुक है वो? बासु एंड दत्ता, बासु एंड दत्ता खरीद लो, या फिर बुक तुम्हारे पास जो भी रहे उससे लेना देना हमको नहीं है। हम तो तुमको ये मैट प्रोवाइड करेंगे, क्वेश्चंस हम देंगे, क्या करना है नहीं करना है। समझ में आए? तुम्हारा जो स्कूल में बुक चल रहा है तुम ले लो वो, हाँ, जिसका जो स्कूल में बुक चल रहा है वो ले लो। हम तो तुमको मैट देंगे ना, अपना क्वेश्चंस देंगे, उसको हम करवाएंगे। समझ में आ रहा है? तुम्हारा बुक से हमको कोई लेना देना नहीं है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का मतलब होता है अ सेट ऑफ गाइडलाइंस इशूड बाय द अकाउंटिंग बॉडी ऑफ अ कंट्री। एक कंट्री में जो अकाउंटिंग बॉडी है, जैसे हम लोग के कंट्री में अकाउंटिंग हेड कौन है? ICAI। कौन हेड है इंडिया में? ICAI, फुल फॉर्म
इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया, ये कुछ रूल बनाता है, जो रूल को सब अकाउंटेंट्स को मानना पड़ेगा। उसी रूल को बोला जाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अब हर कंट्री का ये अलग अलग होगा, है ना। अब हर कंट्री का अगर अलग अलग होगा तो क्या हो जाएगा बोलो तो, कन्फ्यूजन हो जाएगा। भाई यूएस का प्रॉफिट तो अलग तरीक़े से निकल रहा है, यहाँ का अलग तरीक़े से निकल रहा है। तो इसके लिए एक सिस्टम निकाला गया है जहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन ना हो, सब एक दूसरे के साथ ईजिली टैली कर सके अपने काम को। उसको बोला जाता है गैप। गैप मतलब वो गायब हो जाने वाला गैप नहीं, गैप का फुल फॉर्म है जेनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। गैप का फुल फॉर्म क्या है? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मतलब सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट अ प्रोफेशनल बॉडी मे मेक फॉर द होल सिस्टम। अकाउंटिंग के सिस्टम के लिए जो सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो बनाया जाता है एक प्रोफेशनल बॉडी से, एक कंट्री का, उसको बोला जाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इंडिया में कौन बनाता है? ICAI। ठीक है, क्लियर हो गया पॉइंट? चलो आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में हम थ्योरी में नहीं गए हैं, नोट्स में तुमको उसको वो सब मिल जाएगा। बस जितना समझाए उतना याद रखो, सम्स के लिए ठीक है।